बड़ी खबर विस्तार से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई यह खबर है। सीएम ममता बनर्जी ले सकती हैं बड़ा फैसला। रेपिस्ट को तय समय पर फांसी देने का बिल सरकार ला सकती है। सोमवार से शुरू हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र। मंगलवार को फांसी से जुड़ा यह बिल पेश किया जा सकता है। सीधे मनोज्ञा लोईवाल के पास आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, इस बिल को लेकर क्या और जानकारी मिल रही है जिसके बारे में सूचना है कि सरकार रखने वाली है सदन के पटल पर विधानसभा में? देखिए, सदन के पटल पर इसे सोमवार को स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। मंगलवार के अंदर इसे पेश कर दिया जाएगा और पारित करके आने वाले दिनों में इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर इस बिल में जो विशेष बातें रखी जाने की बात है, उनमें सबसे पहला ये है कि अगर कोई व्यक्ति रेपिस्ट करार हो जाता है और उसका जुर्म प्रूव हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तारीख पर तारीख माय लॉर्ड के दरख्वास्त में वो आगे जा सके। और कानून इतने सख्त बनाने की कवायद की जा रही है कि उसे माफी तक, जो राष्ट्रपति तक जाने का प्रावधान है, उस प्रावधान में भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अब उसे किस तरह से नई संविधान के, नई हमारे कानून संहिता के तहत उसे किस तरह से किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तैयारी जोर शोर से चल रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल ही ये कहा था कि वो जल्द से जल्द इस पर कानून लाएंगी और अगले एक हफ्ते के अंदर इस पर लाने की कवायद की जा रही है। बंगाल सरकार कह रही है कि एक ओर जहां हम इंसाफ मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमें खुद अपने राज्य के लिए कानून बनाना पड़ेगा। हालांकि ये मांग जरूर की गई कि केंद्र में मोदी सरकार भी जितनी जल्दी हो सके इस पर कानून लाए और इस पर आने वाले दिनों में खास तौर से इस तरह की घटना या फिर जो ऐसी घटना जिसमें प्रूव हो गया है कि नहीं, क्योंकि इस मामले में देखिए मामला चल रहा है। सीबीआई ने अभी चार्जशीट नहीं की है। सीबीआई ने अभी तक आरोपी को अपने कस्टडी में नहीं लिया है। सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए सीबीआई ने बतौर एविडेंस और बतौर सीजर लिस्ट में पूरा नाम और पता रख के इसको सम्मिलित कर लिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि दूसरी ओर इस पर राजनीति, जहां एक और डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं सारे राजनीतिक दल उतरे हुए हैं। कल भी बंगाल बंद बुलाया था बीजेपी ने, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी लगातार लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा होता है। अभी सरकार का यह बिल लाना जाहिर तौर पर यह समझा जा सकता है, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, तो ऐसा लग रहा है कि उसी गुस्से को ठंडा करने के लिए सरकार ये रणनीति के तौर पर बिल ला रही है। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और आज जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो यहां का कल्चर नहीं, ये कहना उनका। उन्होंने कहा कि गुजरात से आया कल्चर है ये। फरहाद हकीम ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम हैं। पूछते हैं उनसे कि राष्ट्रपति ने जो कहा है कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति चिंताजनक है, क्या कहेंगे इस पर? सारे देश में महिला के खिलाफ जो घटना घट रही है, ये चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल भी देश के एक राज्य है। तुलनामूलक कम घटना घटती है, मगर यहाँ भी घटना घटती है, निंदनीय घटना घटी है इस बार। मगर ये सारा देश के राष्ट्रपति क्यों चुप है जब हाथरस में घटना घटती है? राष्ट्रपति क्यों चुप है जब गुजरात में रेपिस्ट लोग को निकाल के माला दिया जाता है? इससे रेपिस्ट लोग का उत्साह बढ़ता है। क्रिमिनल्स है वो इन्फ्लुएंस होता है। जब गुजरात में देखता है जो रेपिस्ट है उसको माला दिया जाता है और टीवी में दिखाया जाता है, तो यहाँ का जो क्रिमिनल्स है उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस होता है। मगर मैं इसको कोई बंगाल की हिंसा गुजरात से इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ जरूर, सारा भारत तो एक है। पक्ष तो कह रहा है टीएमसी बचाने की कोशिश कर रही है, वो चाहे संदीप घोष हो या संजय राय हो। संजय अगर किया है तो हम जो भी क्रिमिनल है इसका अंदर में जो भी है, सीबीआई जल्द से जल्द निकाले और उसे मृत्युदंड दे, अदालत कोर्ट मृत्युदंड दे, ये हमारे मांग है। ममता बनर्जी ने एक लॉ ला रही है जहां पर अगर रेप हुआ है तो उससे मृत्युदंड, रेप और मर्डर के बाद मृत्युदंड होता है। मगर एक रेप के बाद एक महिला के सारे जिंदगी के जो उनके जो एक खड़ा होने की इच्छा, एक जो जीने की इच्छा, वो चले जाती है। रेप एक बार होता है एक महिला के जीवन में, उसके जो है जीवन का आधार जो है वो टूट जाता है सारा जिंदगी के लिए। उसको ऐसे जीते जी मर्डर हो जाता है। कल बीजेपी के बंद के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया। डॉक्टरों को धमका रही हैं ममता, यह कहना अधीर रंजन चौधरी का।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं, ये बात भी उन्होंने कही। ममता के शासन में बंगाल की हालत खराब हो गई। तो कांग्रेस भी टीएमसी को घेर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर यह तीखा हमला किया है। आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। बस और हो गया। तो काले रंग के लिबास में अधीर रंजन चौधरी को आपने देखा, बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से मैं कोलकाता आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, ये भी बड़ी खास बात है, आप देखिए इंडिया गठबंधन के ये तमाम साथी हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस हमलावर है टीएमसी पर पूरी तरीके से। बिल्कुल कांग्रेस हमलावर है। और आप ये भी याद रखने वाली बात है कि बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान नहीं हराया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ समान है, या यहाँ पर विपक्ष और पक्ष की लड़ाई में दोनों एक साथ अलग अलग मंच पर नजर आते हैं, एक साथ कभी नहीं नजर आते हैं जब चुनाव की बात होती है। और आज एक बार फिर से, जहाँ एक और हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि यहाँ पर इस समय बंगाल में राष्ट्रपति शासन की कोई जरूरत नहीं है, उनका विश्वास है कि जनता जवाब देगी। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा कि अगर डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं या डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर सवाल उठाना भी सरकार के पक्ष से गलत है। हालांकि एक बात साफ है कि ये वो भी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खुद कांग्रेस ही सड़कों पर उतर रही है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो वहीं बीजेपी भी मंच बनाकर लगातार बैठ रही है। हर दल ये कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर दल अपना मंच बनाकर उसी पर खड़े होकर बार बार कह रहा है कि कोई इस पर राजनीति ना करे। अब यही एक राजनीति की तस्वीर रह गई है, क्योंकि कई इन सारे मामलों में जहां सारे दल अपना बल दिखा रहे हैं, वहां ये भूल जा रहे हैं कि इंसाफ तो उस पीड़िता के लिए है जिसका परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई लगता है पीछे छूट गई है, और ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा वोट कैसे हासिल करें इस मुद्दे को भुनाकर ऐसा दिख रहा है कि इसी लड़ाई में सारे राजनीतिक दल हैं। अब आपको एक ऑडियो क्लिप में सुनवाता हूं जिसमें कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर बिटिया अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन घटना के बाद जब अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को फोन किया तो क्या जानकारी दी गई, वो आज एबीपी न्यूज के जरिए पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে। एक बार फिर से मनोज्ञा का रुख मैं करना चाहूंगा। मनोज्ञा, ये जो ऑडियो क्लिप है, जो इसमें बातचीत है, जो वार्तालाप है दोनों तरफ से, इसमें एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि अस्पताल प्रशासन छुपाने की कोशिश में था बहुत कुछ। बिल्कुल, अगर सच नहीं बताने को छुपाना कहते हैं तो अस्पताल प्रशासन ठीक वही कर रहा था, जहां पर उन्हें ये नहीं बताया जा रहा था कि क्या कारण है। तीसरे फोन कॉल पर बताया गया कि शायद बिटिया ने आत्महत्या की है, आप जल्दी आइए। और तीसरे फोन कॉल में ये कहा गया कि मैं वहां सबके सामने खड़ी हूं, पुलिस भी यहां मौजूद है, आप थोड़ा जल्दी आइए। अब आप कल्पना कीजिए, उन्होंने जब अंतिम समय एक दिन पहले रात को बिटिया से बात की थी तो उसने अपने पूरी दिनचर्या बताई थी, सारी बातचीत हुई, और उसके बाद सुबह फोन आता है कि आप जल्दी आइए, उसकी तबीयत बिगड़ी है। फिर बोला जाता है कि आप जितनी जल्दी आइए उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। जब लगा कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आरजीकर से सोदपुर आने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, किसी भी सामान्य व्यक्ति को 1 से 1.5 घंटा उससे कम समय नहीं लगेगा। और ये समय लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक और पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से, यानी कि अस्पताल के प्रशासन की ओर से परिवार का इंतजार हो रहा था। तो तीसरे कॉल पे परिवार को ये बताया गया कि उसने आत्महत्या की है।
तो अगर सही बात नहीं बताई गई और पहले फोन कॉल पर ये बताया जा रहा है, अस्पताल अगर संवेदनशील भी था तो वो किसी और तरह से इसे हैंडल कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि आत्महत्या की है, उसके बाद अगर परिवार इस पर विश्वास करके वहां दौड़ा दौड़ा आए तो फिर वो कैसे विश्वास कर ले कि लड़की की जो स्थिति, उसके शव की जो स्थिति मिली थी वो तो नहीं बता रही थी। संदेहास्पद है इस पूरे मामले में मनोकिया, और नए नए जो खुलासे हो रहे हैं यकीनन बहुत चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र में चौतरफा घेरी बीजेपी, अजीत पवार ने इस पर मौन प्रदर्शन भी किया है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का विरोध किया गया। 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं, यह बात कही गई अजीत पवार की तरफ से। जल्द से जल्द जांच करने की भी अपील की गई है। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर चुप्पी, आंदोलन लोगों की संवेदना से जुड़ा, ये बातें भी कही गई। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो शिवाजी की मूर्ति टूटी है उस पर घिरती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार ने भी मौन प्रदर्शन किया। तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का विरोध देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बीजेपी इसमें घिरती जा रही है। अजीत पवार ने तो बाकायदा लोगों से माफी मांगी इस मामले में। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको वैभव परब के पास, मेरे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर यह नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर तो चौतरफा हमला हो रहा है। जो अपने हैं, सरकार में साथ हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने विरोधी कर रहे हैं। अखिलेश, देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। अजीत पवार भी खुद उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है। ऐसे में अगर सरकार के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तीनों एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके विपक्ष का सामना करना अपेक्षित था, पर यहाँ पे कुछ चित्र है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। सरकार का ही डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्टी के लोग वहां पे सरकार के खिलाफ ही अब आंदोलन कर रहे हैं। यानी अजीत पवार अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये दोनों से हम कैसे अलग है, छत्रपति के विचार हम कैसे आगे लेके जाते हैं। अखिलेश, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जैसे राम नाम पे देश में राजनीति होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान माना जाता है। उसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति हो सकती है। ऐसे में छत्रपति का, शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरना ये अब विपक्ष मुद्दा बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ही एक लोक प्रतिनिधि, एक डिप्टी सीएम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से सरकार की ताकत है वो कम होती नजर आ रही है और विपक्ष की ताकत है और बढ़ती नजर आ रही है। अखिलेश, यहाँ पे और एक बात का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले ही अजीत पवार ने अपनी खुद की संवाद यात्रा है, जनसम्मान यात्रा है, वो निकाली है। वो अजीत पवार इन दोनों से अलग कैसे है ये दिखाने के लिए हर जिले में जा रहे हैं, हर लोगों को मिल रहे हैं, हर लोक प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, विधायकों को बातचीत कर रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था है उनको कैसे मजबूत किया जाए गांव में, वो जाकर भाषण दे रहे हैं। लाडली बहना, अब देखा जाए तो अजीत पवार जिस जिस गांव जा रहे हैं वहां पे खुद अजीत पवार की अकेले की पोस्टर है। वहां पे आपको देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का कहीं भी फोटो नजर नहीं आएगा या कोई महायुति का नाम भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि अजीत पवार आने वाले विधानसभा में हम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर नहीं होते हैं तो हम अकेले के दम पे हम तैयारी कर सकते हैं। अजीत के प्रदर्शन पर उद्धव गुट ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा मांगा। आंदोलन से क्या होगा, इस्तीफा दें, यह कहा है राउत ने। प्रतिमा बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर भी उद्धव गुट की विवादित टिप्पणी सामने आई है। तो संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा तक मांग लिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से क्या होगा, आप इस्तीफा दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर भी उद्धव गुट की तरफ से विवादित टिप्पणी की गई। करप्शन का मामला इसे बताया जा रहा है। दरअसल इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। वैभव, कुल मिलाकर तस्वीर यही दिख रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गुट है उद्धव ठाकरे वाला, शिवसेना गुट, वो तो हमला कर ही रहा है अजीत पवार पर। प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा जा रहा है सीधे तौर पर। जी बिल्कुल, देखा जाए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने के बाद खुद आदित्य ठाकरे है, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो नेता है, विधायक भी है, वो खुद वहां पे गए थे। और उसके जाने के बाद जिस प्रकार से हल्ला बोल हुआ, जो आक्रामक रीत्या नीलेश राणे और नारायण राणे जो सांसद है कोंकण के, उन्होंने उनका रास्ता रोक के रखा। उसके बाद लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट है वो अधिक आक्रामक रूप से सामने आ रहा है। अभी नारायण राणे का इस्तीफा मांग रहा है, नारायण राणे को अटक करने की मांग कर रही है। दूसरी बात है, अजीत पवार हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रवि चौहान हो, होम मिनिस्टर हो, जिस प्रकार से गृह व्यवस्था की कायदे कानून सड़क पे आए हुए, ऐसी बात उद्धव ठाकरे के गुट से की जा रही है। तो सभी जो सरकार के जो महत्वपूर्ण नेता है, मंत्री है,
उनके इस्तीफे की मांग अब संजय राउत कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो अधिक आक्रामक रीत्या यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। अब देखा जाए तो 2 दिन ही में यानी आने वाले रविवार के दिन ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले यानी एमवे की तरफ से मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। वहां पे इस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजय राउत के जिस बयान का जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, क्या कहा संजय राउत ने, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है, भ्रष्टाचार हुआ है ना। और इस बीच आपको बता दें, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की जांच हो रही है। इंडियन नेवी के नेतृत्व में बनी टेक्निकल कमेटी, जांच कमेटी में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी भी हैं। मूर्ति के दोनों शिल्पकार घटना के बाद से फरार हैं। सिंधुदुर्ग क्राइम ब्रांच दोनों के घर पहुंची, जांच के लिए गई थी। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। इंडियन नेवी की जो टेक्निकल टीम है वो भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ, इतने कम वक्त में ये मूर्ति कैसे गिर गई। आप सुन रहे थे किस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इसे करप्शन का मामला बताया गया था। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं वैभव पर आपके पास। वैभव, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश, कल देर रात 10:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें और एक समिति गठन की गई है। यानी इसके पहले और एक गठन समिति गई थी, अब नेवी की समिति। यानी महाराष्ट्र में फिलहाल 3 समितियां हैं जो इस स्टैचू गिरने की जांच पड़ताल कर रही है। अब ये भी आरोप किए जा रहे हैं जिसने ये स्टैचू बनाया था वो कल्याण में रहने वाला है, यानी श्रीकांत शिंदे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे वो रहता था, और ये जो काम दिया गया था वो एकनाथ शिंदे की तरफ से ही उस लड़के को काम दिया गया था। यानी ये पूरा जो मामला है वो फिर एक बार एकनाथ शिंदे के ऊपर आके ही रुकता है। यानी स्टैचू का काम किसने दिया, एकनाथ शिंदे ने। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, तो श्रीकांत शिंदे जहाँ से सांसद है। यानी पूरा कुल मिला के अगर इंक्वायरी भी होती है तो इंक्वायरी में ये भी सामने आएगा कि किसने काम दिया था। कटनी वायरल वीडियो पर सीएम मोहन यादव का एक्शन, डीआईजी रेल को दिए गए जांच के आदेश। मोहन यादव शुरुआती जांच में तत्कालीन थाना प्रभारी सस्पेंड किया गया है, यह कहना है मोहन यादव का। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यह मामला कटनी वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें सीएम मोहन यादव ने कहा है कि एक्शन लिया गया है। थाना प्रभारी समेत जीआरपी के 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। कटनी वायरल वीडियो पर सीएम मोहन यादव का यह बड़ा एक्शन। महिला और लड़के की पिटाई का दरअसल यह मामला जो वीडियो वायरल हुआ था, और इस मामले में थाना प्रभारी समेत जीआरपी के 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। बड़ी खबर, गुजरात में बाढ़ और बारिश से डराने वाली खबर आ रही है। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में बारिश से करीब 1000 सड़कें बंद हैं और करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। आपको बता दें कि आज भी गुजरात के 13 जिलों में रेड अलर्ट है। सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में औसत से 109% ज्यादा बारिश, कच्छ क्षेत्र में सबसे ज्यादा 154% बारिश हुई है। सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड लगातार बचाव के काम में। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी में डूबने से 28 लोगों की जान जा चुकी है। वडोदरा से लेकर अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जल भराव से पैदा हुए हालात आपको झकझोर कर रख देंगे, और सबसे ज्यादा वडोदरा में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और इस सबके बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे सड़क पर भरे पानी में 2 लोग बहते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो हरणी समा लिंक रोड का है। यहां ब्लू ओशन अपार्टमेंट के बाहर भरे पानी को पार करने के चक्कर में 2 लोग सैलाब में बहने लगे, जिनमें से विजय पित्रोदा नाम के शख्स की डूबने से मौत भी हो गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप वडोदरा में बाढ़ की विभीषिका को समझ सकते हैं। और आइए ये तस्वीरें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे मेरे पीछे, ये देखिए एक शख्स की डूबने से जो मौत हुई, यहां पर आप देखिए इस तस्वीर में गौर से, ये यहां पर देखेंगे आप 2 लोग कुछ इस तरीके से इस सैलाब में फंस गए। और उसके बाद चूंकि यहां पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा था, ये पहले गर्दन तक डूबे हुए थे,
किस तरीके का हादसा हो गया आप समझ सकते हैं। पानी में बहते लोग और इनमें से एक की जान चली गई पानी में डूब जाने की वजह से। यह 28 तारीख की घटना जब आप देख रहे हैं इन दोनों लोगों को, अब सोचिए जरा कितनी खराब स्थिति, आप कल्पना से परे है कि किसी शहर में आदमी पानी में इस तरीके से सड़क पर डूब जाए। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में जलभराव ने जीना मुहाल कर रखा है। लोगों को मुश्किल हालातों से निकालने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अकोटा की साम्राज्य सोसाइटी में सेना ने बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये देखिए, यहां 3 दिन से लोग फंसे हुए हैं। कैसे सेना के जवानों ने देवदूत बनकर लोगों की मदद की है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, आर्मी के लोग इस परिवार को यहाँ से निकाल करके, ये अकोटा की साम्राज्य सोसाइटी है, यहाँ से निकाल करके और अब यहाँ से बाहर ला। आप लोग कितने दिन से फंसे हुए थे अंदर? 3 दिन से। 3 दिन से अंदर ही फंसे हुए थे। थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा। 12 बजे तक आता पानी आ गया। परिवार में कौन कौन है आपकी? ये बच्ची, लड़का है, मेरा मिस्टर है। अच्छा। ये बहू है, मैं और ये लड़की है। हाँ, तो 3 दिन से फंसे हुए थे। खाने पीने का दूध वगैरह कुछ नहीं मिला होगा? मैं सब मैनेज कर दिया था, आज आया खाने का। तो ये परिवार है जो बता रहा है कि 3 दिन से ये लोग फंसे हुए थे और अभी भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो लोग हैं वो किसी तरह से यहाँ से निकलने की कवायद कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से वो यहाँ से बाहर निकल सकें। और 72 घंटे फंसे रहने के बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। ये हमारे साथ में जो लेडीज़ हैं इनसे भी बात करते हैं। तो आप लोग कैसे 72 घंटे कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? बड़ा मुश्किल रहा होगा। बड़ा मुश्किल, पानी नहीं था, टांकी में पानी भी खत्म हो गया था। पीने वाले पानी की भी किल्लत, पीने का पानी भी नहीं था और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। सब मैनेज किया। तो इस 72 घंटे में अब मदद पहुंची है आपको? आर्मी के लोग आए हैं? अब आर्मी के लोग आए हैं तो मदद हमें पहुंची है। अच्छा लग रहा है अभी तो सबके चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ रही है। दादा के चेहरे पे मुस्कान है। सही बात है। तो ये पहली बार इस सोसाइटी में हुआ या पहले भी कभी ऐसा देखा है? वो 3-4 बार आया। हाँ। पर इस बार ज्यादा है। 5, 14, 19 और 24, इस बार ज्यादा हुआ है। और अभी हमको बता रहे हैं कि पानी जो है वो 6 फीट 7 फीट तक था कल तक 7 फीट था। हमारे घर में भी 4.5 3 फीट था। घर के अंदर था। तो घर के अंदर नुकसान भी हो गया होगा पानी के? नुकसान है, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब गया। ये यहाँ के रहने वाले हैं जो बता रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है, क्या तकलीफ उठाई है। यहाँ से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं और आर्मी के जो जवान हैं लगातार निकाल करके लोगों को ऐसे ही बाहर ला रहे हैं और उसके बाद फिर से जा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है और ये जो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे लोगों के जहन में एक उम्मीद है कि वो सुरक्षित यहाँ से निकल सकेंगे, क्योंकि हालात अभी भी सामान्य से बहुत पीछे हैं। एवं राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय खुद जान जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां की जो बाढ़ की विभीषिका है उसका हर हाल आप तक दिखा रहे हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास ही। अभिषेक, ये तो कल्पना से परे है कि शहर के अंदर कोई पानी में सड़क पर डूबकर मर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर सड़कों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सयागंज का इलाका है और देखिए यहाँ से लेकर के दूर तक आपको ऐसे ही पानी नज़र आ रहा है। अभी अभी यहाँ पर आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। देखिए आर्मी की जो बोट है वो यहाँ पर अभी हमको नज़र आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले लोगों को यहाँ से निकाला गया है और पानी का लेवल ये है कि यहाँ के जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं ये देखिए इन सब के बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है। जो नीचे की दुकानों की लेयर है वो सब पानी में डूबी हुई है। ऊपर जो लोग हैं इन्होंने आज अपनी दुकानें खोली हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनका नुकसान हो गया है। और जब और चूँकि पानी पूरा अंदर तक घुसा हुआ था इसलिए जब पानी उतरा है तो इनको भी नुकसान का आइडिया हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका?
विजय स्टेशनरी और मार्ट्स नियर अबाउट 5 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। इसके अंदर पानी घुस गया था। इसके दुकान के अंदर ये आप देख सकते हो, ये बॉर्डर पे किधर तक का पानी गया हुआ है। अच्छा, आपकी दुकान कौन सी है? अच्छा, पूरी दुकान डूबी हुई है। तो ये इतना पानी इसी बार आया है या और भी आता रहता है? पहली बार, इस बार फरोडा में सबसे पहली बार हम लोगों ने इतना तक का पानी देखा हुआ है। पूरी आईटी की मार्केट है। ये आईटी मार्केट, इधर से पूरा आईटी हब है, ये पूरे का पूरे कॉम्प्लेक्स आईटी हब है। तो करोड़ों का नुकसान यहाँ हो गया। ऑलमोस्ट ज्यादा, कम से कम नहीं होगा तो 20 से 25 करोड़ का नुकसान ओनली फॉर हमारा मार्केट में ही है। इन्हीं 3 दिनों के अंदर हो गया है। यस, 3 दिनों के अंदर कम से कम ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। हाँ, तो अब ये पानी जो है कुछ कम हुआ है। कल तो मेरे ख्याल से पानी यहाँ फर्स्ट फ्लोर था। पानी यहाँ अंदर से देख सकते हो, ये दुकान का शटर बंद था, फिर भी आप इधर देख सकते हो। अब ऐसा दिख रहा है पानी। हाँ, पानी किधर तक का होगा? बिल्कुल, इधर से देखिए ये लोग पूरी कहानी बता रहे हैं कि एक ही दुकान जो है, यहाँ से मैं आपको दिखाते हैं, अंदर तक पानी के यहाँ प्रचिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तक पानी का लेवल था और जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये पूरी की पूरी आईटी मार्केट है। ये जितने भी यहाँ पर हमको इस तरह की शॉप्स दिखाई पड़ रही हैं, इन सब के अंदर ऐसे ही पानी घुसा हुआ है। और अभी भी वही स्थिति है कि लोग जैसे जैसे पानी का लेवल कम हो रहा है, वो जा करके अपनी दुकानों का हाल देख रहे हैं। लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं, अभी भी मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है हमको अभी भी ऐसे ही पानी की घेरे में नज़र आ रहा है। जी अखिलेश। बिल्कुल, बाढ़ ग्रस्त गुजरात का हाल जानने के लिए अब सीएम भी निकल रहे हैं। खबर यह है कि शाम 5 बजे द्वारका भी जाएंगे वहां के मुख्यमंत्री। तो भूपेंद्र पटेल निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम से बात की थी और बाढ़ के हालात पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा था कि हर संभव मदद केंद्र की तरफ से भी दिया जाएगा। और तस्वीर डराने वाली क्यों है, इसे आप जरा समझिए। सोचिए, अगर यही हालात किसी के घर के अंदर हो जाए तो क्या होगा। तस्वीर वडोदरा की है। यहां यूनिवर्सिटी में मगरमच्छ घुस गए, ये देखिए। वहीं दूसरी तस्वीर आपको एक मकान की छत पर दिख रहा है मगरमच्छ। दोनों को पकड़कर विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया गया है। लेकिन यह हिंसक जानवर जिस तरीके से लोगों के घर की दहलीज तक पहुंच गया है, आप समझ रहे हैं, किसी की जान जा सकती है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं वडोदरा की। और तीसरी तस्वीर में जब इस मगरमच्छ को पकड़कर विश्वामित्री नदी में छोड़ा गया, उस दौरान की है। तो सड़क पर भी नजर आ रहा है मगरमच्छ। एक शख्स के घर की छत पर पहुंच गया मगरमच्छ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभिषेक कि जैसे किसी नदी के बीच कोई शहर बस गया हो, वैसे ही हालात अब दिखने लगे हैं। जी अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं एक बार फिर से। आपको मैं दिखा रहा था किस तरीके से वहां लोगों के घर के बाहर तक मगरमच्छ पहुंच गए। एक शख्स के घर की छत पर मगरमच्छ पहुंच गया था। यानी जो जानवर पानी में रहते हैं वो भी अब शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ वडोदरा ही नहीं बल्कि गुजरात के पोरबंदर में भी बारिश और जलभराव से हालात बहुत खराब हैं। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। बाकी इलाकों से संपर्क टूट चुका है। पोरबंदर की सड़कों पर सैलाब है। कहीं कहीं मुश्किल में फंसी जान को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से एक शख्स को निकाला गया था। और अब पोरबंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोरबंदर में आप देखिए क्या हाल है। बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जहां तहां लोग फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा वाटर लेवल आप देख रहे हैं घर की छत तक पहुंचा हुआ। बोट की मदद से अब इन तमाम लोगों को, बच्चे, बुजुर्ग, घर के तमाम जो लोग थे, उन्हें निकाला गया है। हालात इतने खराब हो चले हैं कि सेना की मदद लेनी पड़ी है। ये गुजरात में पोरबंदर की तस्वीर आपके सामने है। सड़क पर सैलाब और ये देखिए अब लोगों की मदद कैसे की गई। कुछ लोगों को आप देख पा रहे हैं घर के अंदर कैद हो गए थे, तो जो राहत और बचाव कर्मी वहां पर गए हैं उन्होंने उनकी मदद की। फिर इस नाव पर बिठाकर उन्हें सुरक्षित जगहों की तरफ ले जा रहे हैं। और ये जब एक शख्स को हेलीकॉप्टर से निकाला गया था उस दौरान की तस्वीर है। कई जगहों पर हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि लोग बीच पानी फंस जाते हैं और फिर उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है और तब एयरलिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। गुजरात के द्वारका अब आपको लिए चलते हैं। यहां धूमथल गांव में मूसलाधार बारिश के बीच कई लोग फंस गए। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। नगर निगम की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को एयरलिफ्ट किया है।
तो ना सिर्फ नाव की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया, बल्कि देख रहे हैं आप किस तरीके से आकाश मार्ग के जरिए भी हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये द्वारका की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ परिवार के लोग जो फंसे हुए थे पानी के बीच, उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लेवल था हर तरफ, जलस्तर बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। तो कोई रास्ता ना पाकर फिर उन्हें कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया और फिर सुरक्षित ठिकानों तक उन्हें रवाना किया गया। तो गुजरात के द्वारका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाके पानी पानी है। सैलाब से घिरे द्वारका का एक और नया वीडियो सामने आ गया। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आसमान से लिया गया ये वीडियो, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि सड़क पर दोनों तरफ पानी ही पानी है। कुछ लोग बाइक के जरिए गुजरने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और ये देखिए सेना की गाड़ी भी वहां पर पहुंची है, चूंकि मदद सेना की लेनी पड़ी। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, स्थानीय प्रशासन खुद को अब नाकाम पा रहा है इसमें। द्वारका में आसमानी आफत के बाद के हालात को देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, इस इलाके के लोग जिंदा कैसे हैं। दरअसल एक साथ दो नदियों से घिरा हुआ जामरावल गांव पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। नदियों का जलस्तर इतना बढ़ चुका है, इलाके के स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मंदिर, यहां तक कि पुलिस स्टेशन डूब गए। यहां के लोगों को एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मैसर है। रिपोर्ट देखिए। वर्तू डैम है, उसका पानी 8 दरवाजे खोलने के बाद पूरा ये जामरावल शहर में आ चुका है और जामरावल के कई इलाकों में ये पानी घुस रहा है। ये मेन चौराहा है। अगर यहाँ पर आगे देखा जाए तो कई ऐसे मकान है, कई ऐसी दुकान है कि जिनमें ये पानी तबाही मचा रहा है। 2 दिन से ये पानी जामरावल गांव में है, कम नहीं हो रहा है, उल्टा ये पानी बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, कई लोग अपनी खेतीबाड़ी की जगह पे फंसे हुए हैं। 2 दिन से लोगों को पीने का पानी, खाना वगैरह की दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि न तो प्रशासन में से कोई यहाँ पहुँचा है, न यहाँ पर कोई चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर, स्थानीय महापालिका के, वो कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं है। 2 दिन से लोग ये मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ मैं हिरेन राजगुरु, देवभूमि द्वारका, गुजरात। राजनीति की दुनिया से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला भी बन सकता है सीएम। बावरिया ने कल ही दरअसल कहा था कि सांसदों के चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने कही थी। यानी हरियाणा में कुछ सांसद जो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उस पर उन्होंने ये बयान दिया था कि जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ एक और अहम बात हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने जो कही है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला भी बन सकता है सीएम। तो आपको बता दें अभी की ये बड़ी खबर, कुमारी सैलजा ने दरअसल सीएम पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की थी। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आला कमान पर छोड़ती हूं, आला कमान इस बाबत फैसला ले। तब जब यह खबर आई कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अब इस रेस से वो लोग बाहर हो जाएं, सीएम वाली रेस से। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। बावरिया ने यह बड़ा बयान दे दिया है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला भी सीएम बन सकता है। मेरे साथ जैनेंद्र, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। जैनेंद्र, कल भी आपसे इस पर हमारी बातचीत हो रही थी, तो कुल मिलाकर एक नया ट्विस्ट अब आ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरीके से कह दिया गया कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा विधानसभा का, सीएम बन सकता है वो भी। बिल्कुल अखिलेश, और नई दिलचस्प बात यह है कि बयानबाजी नेता नहीं कर रहे हैं, राज्य के प्रभारी कर रहे हैं कांग्रेस के। एक दिन वो कहते हैं कि सांसदों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी, दूसरे दिन जब उनसे पूछा गया आपसे कुछ देर पहले कि क्या आप शैलजा और रंजीत को सीएम की रेस से बाहर मान रहे हैं अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि नहीं, सीएम बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास विधायकों का समर्थन हो और आलाकमान का समर्थन हो तो कोई भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। देखिए, कोई
मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस हरियाणा में नहीं घोषित करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह एहसास है कि अगर शैलजा नहीं लड़ेंगी चुनाव तो शैलजा दलित समाज से आती है, दलित समाज में नेगेटिव मैसेज जाएगा, कहीं ना कहीं उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश दीपक बावरिया ने अपने इस बयान से की है। लेकिन एक तरीके से साफ है कि किस तरीके से कांग्रेस के हरियाणा इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है और एक तरफ सांसद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, प्रभारी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते और इसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल के तहत कहीं ना कहीं ये एक बयान देने की कोशिश की गई है। ये तथ्यात्मक तौर पे तो बात सही है, लेकिन अगर जिसे आप सीएम की रेस में मानते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में 50 उम्मीदवारों पर हुई है चर्चा और कल तक सभी सीटों पर कमेटी की चर्चा होगी पूरी। 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संभव है। तो हरियाणा चुनाव पर आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में 50 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है और खबर हमें जो मिल रही है आपको बता दें 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संभव है। जैनेंद्र, इस बारे में कुछ और भी अगर आपको जानकारी मिल पाई हो तो दर्शकों के साथ साझा करिए। बिल्कुल अखिलेश, 30 तारीख तक स्क्रीनिंग कमेटी को अपना काम पूरा करना था। कल तक स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम पूरा कर लेगी, यानी सभी 90 सीटों पर जो दावेदार हैं उसमें जो प्रमुख 2-3 है उनका पैनल बना लिया जाएगा और संभव है 2 तारीख यानी सोमवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो हरियाणा को लेकर, जिसमें कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो कल भी लगभग 30 सीटों पर चर्चा हुई थी और आज बची हुई सीटों पर हुई है। कल भी एक आखिरी दौर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का चर्चा चलेगी और इसके बाद जो शॉर्टलिस्टिंग है वो पूरी हो जाएगी, उम्मीदवारों की सूची बन जाएगी और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग जाएगी। ठीक है जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।